सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम फाइनली अब ये पढ़ेंगे कि फाइनली कैसे पता चला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। तो अभी तक हमने ये समझा है कि जो एक मिक्सचर साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया हमको। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, सॉरी, डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है। तो उसी टाइम पे लगभग जो मेंडल साहब थे वो भी अपना इनहेरिटेंस का लॉ दे रहे थे। लेकिन ये डिस्कवर और प्रूफ होने में बहुत टाइम लगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और इसी को लेके कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए और फाइनली ये जाके प्रूफ हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो हमको इस लेक्चर में कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं, किसने क्या बताया, ताकि हम एक कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को। तो अगर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की बात की जाएगी तो इनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है। इन 1928, लगभग 1928 के आसपास जो ग्रिफिथ साहब थे, ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। किसके साथ? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब अगर आपको याद हो कोकस वर्ड लगा यहाँ पे, तो क्या शेप होगा इसका? स्फेरिकल शेप, है ना? क्या शेप होगा? स्फेरिकल शेप। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है बच्चों, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉजिंग द डिजीज निमोनिया। ठीक है। सो ही विटनेस्ड अ मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। आपको मैं भी बताऊंगा कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे कैसे इन्होंने काम किया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लेकर के ये काम कर रहे थे। एंड व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो कराया गया एक कल्चर प्लेट में। ठीक है। इस तरह से एक कल्चर प्लेट में इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो कराया गया ऑन अ कल्चर प्लेट। कुछ के पास स्मूथी शाइनी कॉलोनीज आई और कुछ वहां पे रफ कॉलोनीज दिखी। तो इसको भी मैं आपको यहां दिखाता हूं। देखिए, जब इसको ग्रो कराया गया बैक्टीरिया को, तो कुछ के पास क्या था, इनको मैं येलो कलर से दिखा देता हूं। सम हैड द स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और कुछ के पास कुछ जो बैक्टीरिया थे वो थोड़े रफ थे। ठीक है। रफ कॉलोनीज यहां पे तैयार होती हैं। लेट मी टेक अनदर कलर हेयर सो इट विल बी मोर विजिबल। तो कुछ के पास क्या थे? रफ कॉलोनीज तैयार हुई। बहुत अच्छे से समझते जाइएगा एक एक चीज को। ठीक है। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं? आर से। तो ग्रिफिथ साहब एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो ही प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्ट्रेन उनको मिले, एक रफ स्ट्रेन और एक स्मूथ स्ट्रेन, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। अब स्मूथ क्यों था वो? क्योंकि वहां पे एक म्यूकस प्रेजेंट था, पॉलीसेक्राइड कोट प्रेजेंट था। ठीक है। ड्यू टू म्यूकस, ठीक है, पॉलीसेक्राइड कोट वहां पे प्रेजेंट था। इसकी वजह से वो कैसे थे? स्मूथ थे। एस स्ट्रेन वर स्मूथ। ठीक है। और चिपचिपे टाइप थोड़े हो गए थे, तो ये आराम से कहीं भी चिपक सकते थे। ठीक है। और आर स्ट्रेन क्या थे? रफ थे, तो ये बहुत आसानी से किसी के साथ जुड़ते नहीं थे। तो डिजीज कॉज करने वाले कौन थे? एस स्ट्रेन। ठीक है। एस स्ट्रेन थे ये जो
बैक्टीरिया थे निमोनिया वाले, ये कहीं भी जाते थे और अगर डिजीज कॉज करने के लिए ये क्या करते थे, इस स्मूथ म्यूकस का यूज करके चिपक जाते थे और डिजीज कॉज कर सकते थे। लेकिन आर स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं कर पाता था। ठीक है, वो एनी हाउ वो निकल जाता था वहां से, तो वो डिजीज कॉज नहीं करता था। तो आपको अब ये समझना है कि एस स्ट्रेन जो है, ठीक है, ये डिजीज कॉज करता है और आर स्ट्रेन जो है वो डिजीज कॉज नहीं करता। ठीक है, तो जब कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया गया तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पता किया कि हाँ इससे ये डिजीज हो रही है, इससे डिजीज नहीं हो रही है। खैर उनको ये पहले से ये चीज पता थी कि ऐसा होने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया एक माइस के साथ, चूहे के साथ। ठीक है, और इन्होंने चूहे को इंजेक्ट किया ये जो बैक्टीरिया को, ये जो बैक्टीरिया था, है ना, इसको इंजेक्ट किया। ठीक है, तो इसको मैं आपको फिर से बताता हूं, मेरे पास स्पेस है यहाँ पे, यस। देखिए, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एस स्ट्रेन को लिया, किसको, एस स्ट्रेन को लिया, ठीक है, और इसको इंजेक्ट किया, इंजेक्ट किया इनटू माइस, इनटू माइस। ओके, क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया। अब क्या हुआ, इससे माइस मर गया, माइस मर गया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना एस स्ट्रेन डिजीज कॉज करता है। ठीक है, साथ ही में इन्होंने फिर क्या किया, आर स्ट्रेन भी लिया, आर स्ट्रेन लिया, और आर स्ट्रेन को भी क्या किया, इंजेक्ट इनटू माइस। ठीक है, क्या होना चाहिए था, माइस जिंदा रह गया, माइस को डिजीज नहीं हुई, माइस को डिजीज नहीं हुई। ठीक है, तो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ और नेचुरल चीज एस स्ट्रेन खतरनाक था तो उसने डिजीज कॉज किया, और आर स्ट्रेन खतरनाक नहीं था, उसने डिजीज कॉज नहीं किया। तो इसके बाद ग्रिफिथ जो थे वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो एस स्ट्रेन था, ग्रिफिथ साहब ने कहा देखो भाई मजा नहीं आ रहा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो एस स्ट्रेन है, ठीक, एस स्ट्रेन लेते हैं हम लोग फिर से, ठीक है, और इसको हम लोग हीट किल्ड कर देते हैं, मतलब कि इसको हम लोग खत्म कर देते हैं, हीट करके इसको किल कर देते हैं, हीट किल्ड कर दिया इसको, एस स्ट्रेन को। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको क्या किया, इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इनटू माइस। ठीक है, आई होप आपको इस साइड का चीज दिख रही होगी, मैं नीचे लिख दे रहा हूं इसको, माइस अलाइव, और ये भी लिख दे रहा हूं मैं, माइस डाई। ठीक है, सो एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया हीट किल्ड करके, तो क्या हुआ, क्योंकि अब ये एस स्ट्रेन तो भाई मर चुका है, डिजीज कैसे कॉज करेगा, तो इसलिए क्या हुआ, माइस बच गए, माइस लाइफ। तो देखिए 3 एक्सपेरिमेंट हुए अभी तक, एस स्ट्रेन खतरनाक था, माइस को दिया गया, मर गया। आर स्ट्रेन खतरनाक नहीं था, माइस को दिया गया, माइस नहीं मरा। ठीक है, उसके बाद ग्रिफिथ साहब ने कहा कि चलो कुछ नया करते हैं, और उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, पहले ही मार दिया, मतलब जो मार रहा था उसी को मार दिया। ठीक है, और उसको फिर इंजेक्ट किया माइस के अंदर, माइस नहीं मरा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था, बहुत ऐसा हुआ। अब ग्रिफिथ साहब ने कहा नहीं यार कुछ और करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन को जो हीट किल्ड था, ठीक है, उसको मिलाया आर स्ट्रेन के साथ। ठीक है, क्या किया उन्होंने, एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड था, हीट किल्ड था, इसको किसके साथ मिला दिया, इसको मिला दिया आर स्ट्रेन के साथ, आर स्ट्रेन के साथ मिला दिया। ठीक है, जो कि लाइव था, मतलब जिंदा था। तो अब इन दोनों को, है ना, इन दोनों की बढ़िया चटनी बनाई गई, मतलब जो भी उन्होंने तैयार किया इसका पेस्ट, जिसमें ये दोनों तरह के स्ट्रेन थे, और तब जाकर के उन्होंने इसको इंजेक्ट किया, इंजेक्ट किया इनटू माइस। ठीक है, इंजेक्ट किया इनटू माइस। क्या होना चाहिए भाई, देखो एस स्ट्रेन हिट किल्ड भी नहीं मारता, ठीक, आर स्ट्रेन तो बिल्कुल नहीं मारता। अब दोनों की चटनी बनाएंगे तो क्या होगा, नहीं मारेगा। लेकिन यहां पे कुछ उल्टा हो गया। ठीक है, हुआ ये कि माइस मर गया, माइस
डाई। ग्रिफिथ साहब चौंक गए, अरे ये क्या हो गया। तो उनको भाई कुछ कंक्लूजन देना था, तो उन्होंने दिमाग लगाया और कंक्लूजन में उन्होंने बताया कि यहां पे हुआ ये है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस बैक्टीरिया। मतलब कि यहां पे आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है उसमें एस स्ट्रेन से कुछ आया है, जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन है वो एबल हो गया है वापस से म्यूकस प्रोड्यूस करने के लिए। आर स्ट्रेन जो कि म्यूकस उसके पास नहीं था, लेकिन एस स्ट्रेन से कुछ आया जिसकी वजह से वो म्यूकस प्रोड्यूस करने लग गया और डिजीज कॉज करने लग गया। ठीक है, तो यहां पे आप इस चीज को समझना कि आर स्ट्रेन टू सिंथेसिस अ स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट एंड बिकम डेंजरस। ठीक है, तो अब लेकिन एस स्ट्रेन से आया क्या, ये ग्रिफिथ साहब नहीं बता पाए और इन्होंने इसको एक नाम दे दिया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कुछ गया है। वो क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। अब वो डीएनए है कि वो आरएनए है कि वो प्रोटीन है, वो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाँ दुनिया के सामने एक क्वेश्चन मार्क रख दिया कि भैया कुछ तो गया है। ठीक है, अब ढूंढो तुम क्या गया है। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट था, इसको एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कल्चर प्लेट पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को तैयार किया। ठीक है, और यहाँ पे दो तरह के स्ट्रेन बन गए, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन के पास म्यूकस था। ठीक है, म्यूकस की वजह से क्या हो जाता था, वो स्लाइमी हो जाता था। और आर स्ट्रेन वो तो रफ था, उसके पास कोई म्यूकस नहीं था। तो डिजीज कॉज करने वाला कौन, एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं करता था। तो हुआ कि, तो उन्होंने क्या किया, कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर। ठीक है, एस स्ट्रेन खतरनाक था, चूहा मर गया, बहुत बढ़िया। फिर आर स्ट्रेन को किया, आर स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं कर सकता था, वो चूहा नहीं मरा। ये तो एज इट इज हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो एस स्ट्रेन को अब हम क्या करते हैं, हीट किल्ड करते हैं। हीट किल्ड किया, इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। ठीक है, चूहा नहीं मरा क्योंकि मारने वाले को ही पहले मार दिया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, अब हम कुछ नया करेंगे। तो उन्होंने एस स्ट्रेन जो हीट किल था और आर स्ट्रेन जो दोनों नहीं मार सकते, उन दोनों की चटनी बनाई। और चटनी बनाने के बाद उन्होंने माइस को के अंदर इंजेक्ट किया, और लेकिन अचानक से एक सरप्राइज हुआ कि चूहा मर गया। यहां पे ही कंक्लूडेड कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ गया है। ठीक है, दैट इज उनके हिसाब से वो क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और उसी की वजह से चूहा मरा है। तो ये था पहला एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। बहुत पूछा जाता है पेपर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ, एवरी मैक्लोइड और मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। ये भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था बच्चों। ठीक है, लगभग इन्होंने बता ही दिया था सब कुछ, लेकिन पता नहीं क्या उस टाइम कुछ ऐसा रहा कि बहुत ज्यादा ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो ये चीज है, इनका जो एक्सपेरिमेंट है, एवरी मैक्लॉइड और मैकार्टी का जो एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा, इसको थोड़ा समझते हैं इन्होंने। तो इनके सामने अब एक सवाल था कि भैया, जो ग्रिफिथ साहब था उन्होंने तो बता दिया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ढूंढने की जिम्मेदारी इनके हाथ में थी। तो इन्होंने इस पे काम किया। अब काम कैसे किया, बहुत अच्छा काम था इनका वैसे। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था इनका भी। तो इन्होंने भी वर्क किया ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट के। उन्होंने कहा कि देखो भैया, अ, आपने क्या किया था, आपने चूहे के अंदर, है ना, माइस के अंदर, जो माइस था उसके अंदर कुछ आया था। ठीक है, उसके अंदर कुछ आई थी, कोई चीज एक्स मान लेते हैं उसको, कि कोई चीज एक्स इसके अंदर आई थी जिसकी वजह से वो मर गया। अब ये जो चीज एक्स है, ये डीएनए भी हो सकता है, ये जो एक्स है ये आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, और ये एक्स है ये प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, अगर वो चूहा प्रोटीन की वजह से मरा होगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग प्रोटीन को मारने वाली एक दवा, प्रोटीएसेस कोई केमिकल होता है। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे भी आगे बायोटेक्नोलॉजी में, प्रोटीएसेस एंजाइम, सॉरी केमिकल बोल रहा हूं मैं, एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को तोड़ सकता है। तो अगर प्रोटीन ने मारा होगा चूहे को, तो हम प्रोटीन को पहले तोड़ देते हैं। ठीक है, अगर चूहा नहीं मरेगा तो हम समझ जाएंगे कि प्रोटीन वॉज द जेनेटिक मटेरियल। अगर आरएनए
ने चूहे को मारा है तो हम आरएनएज यूज कर लेते हैं। आरएनएज भी क्या है, एक एंजाइम है जो कि आरएनए को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर आरएनए होगा तो हम समझ जाएंगे कि आरएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने सबसे पहले बारी बारी से क्या किया कि इस चूहे के अंदर कोई चीज आ रही थी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। तो अब पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्स क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन समझ के उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंजाइम को भेजा। किस एंजाइम को, प्रोटीएसिस। प्रोटीएसिस ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। तो जो तीनों थे, मैक्लोइड, मैकार्टी, इन्होंने सोचा कि अगर प्रोटीएसिस होगा तो अगर प्रोटीन होगा तो प्रोटीएसिस जाके उसको तोड़ देगा। लेकिन चूहा फिर भी क्या हुआ, चूहा फिर भी मर गया। मतलब कि प्रोटीन वॉज नॉट डेड जेनेटिक मटेरियल, मतलब उसकी वजह से चूहा नहीं मरा था। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम एक और ट्राई करेंगे। फिर उन्होंने लिया आरएनए को। किसको, आरएनए को। इन्होंने कहा कि चलो अगर आरएनए होगा तो हम भेज देते हैं आरएनएज। ठीक है, क्या, आरएनएज भेज देते हैं। अब आरएनएज भेजा, आरएनएज क्या करता है, आरएनए को किल कर देता है, आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहां पे फिर भी चूहा मर गया। मतलब कि आरएनए भी क्या था, वो जेनेटिक मटेरियल नहीं था। अब बारी आती है किसकी, डीएनए की। तो डीएनए के लिए इन्होंने क्या भेजा, डीएनएज। डीएनएज वो एंजाइम है जो डीएनए को तोड़ सकता है। और जैसे ही डीएनएज डाला गया, डीएनएज ने डीएनए को ब्रेक किया और चूहा वहां पे बच गया। तो इन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि यस, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। वेट, डीएनए इज द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आई होप आप लोग इतनी चीज समझ पाए होंगे। तो द प्यूरिफाई बायोकेमिकल प्रोटीन डीएनए आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आरएस इनटू द एस, इनटू टू बिकम ट्रांसफॉर्म। तो ये यही देखना चाहते थे कि कौन गया है आखिर। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने अपनी चीजें बताई तो, लेकिन उस समय क्या था कि जो बायोलॉजिस्ट थे बहुत सारे, है ना, बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट थे उस टाइम, they were not convinced, were not convinced। इस एक्सपेरिमेंट से वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए। लेकिन लगभग प्रूफ तो हो ही गया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो फिर खोज अभी भी जारी रही कि आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, खैर, यहाँ पे अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि आरएनएस क्या है और डीएनएस क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक एंजाइम होता है जिससे आरएनए, जैसे प्रोटीन को किल करने के लिए प्रोटीएसेस होता है, आरएनए को किल करने के लिए आरएनएज होता है। आप जब बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। खोज अभी भी जारी है। तो इसके बाद एक आते हैं एक्सपेरिमेंट लेकर के, हार्शे एंड चेज। दो साइंटिस्ट और आते हैं और फाइनली उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो ही आखिरकार एक्सेप्ट किया गया फाइनली। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इन्होंने क्या किया, इनका जो एक्सपेरिमेंट था, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्शे एंड चेज। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 1952 में एक्सपेरिमेंट आया था। कब आया था, 1952 में। 1952 में एक्सपेरिमेंट आया था। ठीक है, दे वर्कड विथ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो ये किस पे काम कर रहे थे, इन्होंने वायरस पे काम किया। ठीक है, वायरस पे काम किया जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो इन्होंने सिंपली बैक्टीरियोफेज, आपको याद होगा क्लास 11th में जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, अ, ये चीज क्लियर है ना। तो किस पे काम किया इन्होंने, बैक्टीरियोफेज पे काम किया है। इसके बाद द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन। तो ये जो वायरस होता है ये अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में देता है, और फिर बैक्टीरिया को लगता है यह तो मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है, और उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, और
लगभग उसके लिए वो चीज डेंजरस हो जाती है। ठीक है। सो हार्से एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन, ठीक है, और डीएनए। तो ये काम कर रहे थे हार्से एंड चेज कि वो प्रोटीन है या डीएनए है। अब उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। ठीक है। उन्होंने ये किया कि दे ग्रो सम वायरस, उन्होंने कुछ वायरस को ग्रो किया ऑन अ मीडियम that contain radioactive phosphorus and some other on medium that contain radioactive sulfur। इसको समझते हैं। इन्होंने क्या किया, दो अलग अलग कल्चर में वायरस को ग्रो कराया। ठीक है, ग्रो कराया। एक में इन्होंने क्या किया कि यहां पे जो वायरस ग्रो कर रहे थे, ठीक है, यहां पे जो वायरस ग्रो कर रहे थे, यहां पे इन्होंने डाल दिया क्या, रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है। और दूसरी जगह जो वायरस ग्रो कराया उन्होंने, यहां पे इन्होंने रख दिया रेडियो एक्टिव फोस्फोरस। ठीक है। इस तरह से उन्होंने दो अलग अलग मीडियम में वायरस को ग्रो कराया। एक जगह रेडियो एक्टिव सल्फर रखा और एक जगह रेडियो एक्टिव फोस्फोरस रखा। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि जो सल्फर और फोस्फोरस किसका कंपोनेंट होते हैं। जो सल्फर होता है वो प्रोटीन का पार्ट है। ठीक है। तो अगर सल्फर से रेडियो एक्टिव कराया जा रहा वायरस को, तो जो उसका प्रोटीन वाला पार्ट होगा, मतलब जो उसका कैप्सिड वाला पार्ट होगा, है ना, कैप्सिड होता है ना बैक्टीरियोफेज के पास, तो कैप्सिड वाला जो पार्ट होगा वो जाके रेडियो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले में जहां पे फोस्फोरस किया गया है, आप याद करिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डीएनए का एक पार्ट होता है फोस्फेट ग्रुप। तो मतलब कि अगर हम रेडियो एक्टिव फोस्फोरस उसमें डाल रहे हैं, तो उसका कौन सा पार्ट रेडियो एक्टिव होगा, जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है। तो सल्फर डालने से किस पे असर पड़ेगा, उसके कैप्सिड पे, मतलब कि प्रोटीन वाले पार्ट पे, मतलब कि प्रोटीन वाले पार्ट पे। और फोस्फोरस डालने से किस पे असर पड़ेगा, उसके जेनेटिक मटेरियल पे, उसके जेनेटिक मटेरियल पे, मतलब कि डीएनए पे। ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि आगे कौन जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो इन्होंने क्या किया, चुपके से दोनों को क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया। ठीक है। अगर प्रोटीन होगा, प्रोटीन आगे जाएगा, तो वो आगे जाके क्या होगा, रेडियो एक्टिव होते हुए दिखेगा हमको। अगर डीएनए आगे जाएगा तो वो हमको रेडियो एक्टिव होते हुए दिखेगा। तो इस पे बहुत अच्छा आपको सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम है, ये वाला। आप इसको देख करके प्रॉपरली इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या बताया कि दे ग्रो सम वायरस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फोस्फोरस एंड सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। क्लियर है यहां तक। ठीक है। वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फोस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, ये भी मैंने आपको बताई बात। डीएनए का पार्ट क्या है, फोस्फोरस। ठीक है। बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, बिकॉज डीएनए कंटेन फोस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। ठीक है। तो प्रोटीन के पास क्या है, प्रोटीन के पास सल्फर है और डीएनए के पास फोस्फोरस है। तो अब हार्शे चेज अब यही देखना चाहते थे कि हमने दोनों को तो रेडियो एक्टिव कर दिया, हमने एक जगह प्रोटीन को भी रेडियो एक्टिव कर दिया है और हमने एक जगह डीएनए को भी रेडियो एक्टिव कर दिया है। अब देखते हैं कि आगे कौन जाएगा। तो आप इस डायग्राम में अभी देखिए, यहां डायग्राम जो आपको दिख रहा होगा, यहां पे क्या हुआ है कि जहां पे सल्फर डाला गया था रेडियो एक्टिव, वाइट इज नॉट वर्किंग, वेट, वेट, दिस कलर, यस। सो जहां पे बच्चों सल्फर डाला गया, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रोटीन वाला पार्ट देखिए यहां पे रेड हो गया, चमक रहा है ना, प्रोटीन वाला पार्ट। और जहां पे फोस्फोरस डाला था, वहां पे डीएनए वाला पार्ट, वेट 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 वेट, वहां पे व्हाट इज गोइंग ऑन, some error, you just give me 1 minute।
स्टिल इट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आप ये देखिए कि जहां पे वो फोस्फोरस है ना, फोस्फोरस रेडियो एक्टिव किया गया था, वहां पे डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि जब बैक्टीरिया को है ना, बैक्टीरिया को इस पे इन्फेक्ट कराया गया, तो हुआ क्या, हुआ ये कि यहां पे आप देखिए जो रेडियो एक्टिव वाला पार्ट था, है ना, वो ऊपर रह गया, क्योंकि भाई प्रोटीन तो आगे जाता नहीं, डीएनए आगे जाता है, तो यहाँ पे डीएनए आगे चला गया। ठीक है, इसके अंदर आप देखिए, और जो रेडियो एक्टिव वाला पार्ट था वो कहां रह गया, वो बाहर का बाहर रह गया। ठीक, बाहर का बाहर रह गया। और उसके बाद आप ये देखिए कि जहां पे फोस्फोरस को रेडियो एक्टिव किया गया था, जहां को फोस्फोरस को रेडियो एक्टिव किया गया था, वहां पे क्या हुआ, वहां पे डीएनए अंदर गया, डीएनए अंदर जाता ही है, और वहां पे ये आपको रेडियो एक्टिव दिख रहा है। तो अब हार्शे एंड चेस को ये समझ में आया कि आगे कौन गया है, क्योंकि इसमें पहले वाले केस में आप देखिए यहां पे गया तो आगे डीएनए ही है, लेकिन वहां पे रेडियो एक्टिव नहीं है। तो वो समझ गया कि भैया प्रोटीन तो बाहर ही दिख रहा है मेरे रेडियो एक्टिव वाला। ठीक है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, तो गया आखिर कौन का, आखिर दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में देखिए कि यहाँ पे डीएनए जो रेडियो एक्टिव हो गया था वो आगे हमको दिख रहा है। ठीक है, तो फाइनली उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। रिएक्टिव एक्टिव जो फेजेस थे वर अलाउड टू अटैच टू ई बैक्टीरिया के साथ, उसको अलाउ किया गया। देन एज इन्फेक्शन प्रोसीडेड द वायरल कोड्स वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर। ठीक है, तो जब उनको इन्फेक्ट कराया गया, उसके बाद एजिटेट करके जो ऊपर जो चीज रह गई थी ना, जो ऊपर चीज रह गई थी उनको रिमूव कर दिया गया, ताकि हमको ये पता चल सके कि अंदर कौन गया है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली हमको दूसरे वाले केस में जो रेडियो एक्टिव डीएनए वो दिखा कि भैया डीएनए गया है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली कंक्लूड किया कि यहाँ पे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इन तीन एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली ये कंक्लूजन आया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब आप ये कंफ्यूज कर सकते हो कि क्या सर आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बिल्कुल है। दोनों के थोड़े अलग अलग काम है, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है, डीएनए इज गुड इन स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, और आरएनए क्या है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में ज्यादा अच्छा है। ठीक है, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। ठीक है, क्यों ज्यादा स्टेबल है, आपको याद करो, वो जो ओ OH नहीं था उसके पास सेकंड वाले कार्बन पे, उसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। क्लियर है यहाँ पे ना। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तीनों एक्सपेरिमेंट्स। आप कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं, अगला लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।